आप रेडी हैं? आप सबको मेरा नमस्कार। और आज एक बहुत अहम मुद्दे पर आपसे बात करेंगे और उसके बाद आपके सवालों का जवाब देंगे। 17 सितंबर को महाराष्ट्र के पुणे में एक किसान जिनका नाम दशरथ लक्ष्मण केदारी था, उन्होंने प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मोदी साहब, आप बस अपने बारे में सोचते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, साहूकार इंतजार करने को तैयार नहीं है, हम क्या करें? आज मैं आपकी निष्क्रियता के चलते आत्महत्या करने को मजबूर हूं। हमें फसलों की कीमत दें, यह हमारा अधिकार है। और ऐसा लिखने और कहने के बाद केदारी जी ने अपनी जान ले ली। उन्होंने साफ तौर से मोदी जी को, उनकी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है, महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, एमएसपी से लेकर जो रिकवरी एजेंटों की जुड़ी प्रताड़ना है उसको भी साझा किया है। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि किसी किसान ने या खेती से जुड़े किसी व्यक्ति ने सरकार की उदासीनता, सरकार की विफलता के बारे में इस तरह से उनको जिम्मेदार ठहराकर अपनी जान नहीं दी है। आपके सामने कुछ आंकड़े रखने जरूरी है, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते और आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं। 2021 का जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके मुताबिक कृषि क्षेत्र में 10,881 लोगों ने, एक साल में 10,881 लोगों ने आत्महत्या करी। और ध्यान से सुनिए, हर रोज लगभग 30 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। प्रत्येक दिन 30 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। इसका मतलब हुआ कि इस देश में हर घंटे एक से ज्यादा किसान आज अपनी जान ले रहा है, आज विवश है अपनी जान दे देने को, आज विवश है आत्महत्या करने को। हर घंटे एक से ज्यादा किसान, 24 घंटों में 30 किसान अपनी जान दे रहे हैं। और एनसीआरबी के ही इन आंकड़ों के मुताबिक 2014 से जब से मोदी सरकार आई है 2021 तक जो न्यूनतम आंकड़े हैं, 53,000 लोगों से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी है पिछले 7 सालों में। पर उन्हें मजबूर कौन कर रहा है और स्थिति इतनी गंभीर क्यों है? अगर मैं वाकई में एक लाइन में बोलूं तो इसके वाकई में जिम्मेदार, जैसे कि पुणे के किसान केदारी जी ने कहा है, मोदी जी हैं और उनकी सरकार की विफलता है। क्योंकि अपने झूठे महिमा मंडन में और अपनी झूठी वाहवाही में असल मुद्दों पर न चर्चा होगी, असल मुद्दों का न संज्ञान लिया जाएगा। और यह कितनी बड़ी विडंबना है कि 2022 में जब हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअली तो किसानों की आय दोगुनी करने का दावा किया गया था। दोगुनी करना तो छोड़ दीजिए, आज हर घंटे एक से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है। लेकिन क्या मुझे हैरानी है कि ऐसा हो रहा है? शायद मुझे हैरानी नहीं है। और यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वही प्रधानमंत्री जिनकी जिद और अहंकार के चलते 700 किसानों की शहादत हुई, सिर्फ उनकी जिद को, सिर्फ उनके झूठे अहंकार को, सिर्फ उनकी झूठी छवि को बचाने के लिए 700 किसानों की शहादत हुई। और जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए उनको एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा हो रहा है, तो प्रधानमंत्री ने, याद है पलटकर क्या कहा था? मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी मर रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को हर घंटे एक से ज्यादा किसान की होने वाली आत्महत्या से क्या फर्क पड़ता होगा? मुझे नहीं पता। लेकिन यह कैसे रिस्पॉन्सिबल है, यह आपको मैं क्रमवार तरीके से 4-5 बिंदु में बता देती हूं। यह वही सरकार है, यह वही मोदी सरकार है जिसने अपने चंद पूंजीपति मित्रों के लाभ के लिए
किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाने की कोशिश करी और उसके बाद मुंह की खानी पड़ी और कानून वापस लेने पड़े, लेकिन कानून थोपे गए थे और उसके चलते किसानों की शहादत हुई। यह वही मोदी सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि लागत का 50% ऊपर एमएसपी देने से कोट अनकोट मार्केट बिगड़ जाएगा। यह वही मोदी सरकार है जो 2014 में जैसे ही सत्ता में आई इन्होंने राज्यों को लिखकर कहा कि अगर एमएसपी के ऊपर खरीद हुई तो हम आपका अनाज नहीं खरीदेंगे। लिखकर धमकाया राज्य सरकारों को कि एमएसपी के ऊपर खरीद नहीं होगी। उसके बाद भी हमारी सरकारों ने, जैसे कि छत्तीसगढ़ में, युक्ति निकाली और लोगों को अनाज का पैसा ज्यादा दिया। यह वही मोदी सरकार है जिसने डीजल का दाम बेतहाशा बढ़ाया, जिसने खाद पर 5% टैक्स लगाया, कीटनाशक पर 18% टैक्स लगाया, कृषि उपक्रमों पर 12%, ट्रैक्टर पर 18% टैक्स लगाकर कृषि की लागत पर हेक्टेयर 25,000 रुपए बढ़ा दी। यह वही मोदी सरकार है। यह वही मोदी सरकार है जिसने लगातार कृषि का बजट एज अ परसेंटेज ऑफ द यूनियन बजट कम किया। 2020 में कृषि का बजट पूरे बजट का लगभग 4.6% था, इस वर्ष वो मात्र 3% है। यह वही मोदी सरकार है जिसने 3 सालों में 67,000 करोड़ रुपए बजट के खर्च ही नहीं किए कृषि के लिए और सरेंडर कर दिए। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सारे आंकड़े सरकारी हैं। ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एग्रीकल्चर के आंकड़े हैं, जिन्होंने कहा था ये बिल्कुल मिथ्या है कि आप किसान की आय दोगुनी कर दीजिएगा, आपकी नीति के चलते किसान तो प्रताड़ित हो रहे हैं। एनएसएसओ का जारी डेटा है ये। किसान की आय दुगुनी करने वालों के मुंह पर तो आंकड़े तमाचा मार रहे हैं। आय होनी थी दुगुनी, 27 रुपए प्रतिदिन किसान कमा रहा है आज, और हर किसान के ऊपर 74,000 रुपए कर्जा है औसतन। अब एक नई युक्ति हो रही है और उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए इससे पहले कि मैं अपना अंतिम वक्तव्य बोलूं। अब सुनने में आ रहा है कि अब पीछे के द्वार से, जब सामने से बात नहीं बनी और काले कृषि कानून वापस लेने पड़े, अब पीछे के द्वार से एंट्री दिलाई जाएगी। अब खरीद में निजी क्षेत्र को लाया जाएगा। अभी तक खरीद एफसीआई जो कि केंद्र शासित है वो करती थी और राज्य सरकारें करती थी। अब अनाज की खरीद, प्रोक्योरमेंट निजी हाथों के द्वारा होगा। तो मेरा अपना मानना है कि किसानों को ये झुंझुना जो देती है सरकार 6,000 रुपए का प्रति क्वार्टर, ये देना, ये बात करनी बंद कर दें। क्योंकि आपने 12 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का वापस किया, लेकिन किसान अगर कर्जे में डूबकर आत्महत्या कर रहा है तो आप ना उसका संज्ञान लेंगे ना उस पर चर्चा करेंगे। और अंत में एक बात बोलना जरूरी है। इसी सरकार के सांसदों ने, मंत्रियों ने सदन में झूठ बोला था 2014 से 2021-22 के बीच में किसी किसान ने आत्महत्या नहीं करी। मैंने आंकड़े आपके सामने रखे हैं, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। 53,000 से ऊपर किसानों ने पिछले 7 साल में, और एक साल अकेले में 10,881 किसान, मतलब हर घंटे एक से ज्यादा किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। पर आंकड़ों का खेल पुराना है। ये वही सरकार है जिसने कहा था कि एक भी श्रमिक सड़कों पर चल नहीं रहा था और लाखों लोगों को कोरोना में चिलमिलाती धूप में चलाया था। हमारा मानना है कि मोदी सरकार को जवाबदेही तय होनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। किसान आपका नाम लिखकर आत्महत्या कर रहे हैं आज, सीधे सीधे जो पुणे का किसान है। और अगर इससे सभ्य समाज का माथा नहीं कौंधता है, दिमाग नहीं खराब होता है, तो किस चीज से होगा? यह अपने आप में एक सवाल है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, अन्नदाता है। उनके साथ जो आप कर रहे हैं और वो आत्महत्या करने को मजबूर है, इसका सीधा the blame of this lies at the doorstep of the Modi government and they cannot look away. पहले सुओ मोटो ले लेंगे और उसके बाद बाकी सवाल। हमारी मांगे बहुत साफ हैं। जो हमने मुद्दे उठाए, हमारी पहली मांग है किसानों का ऋण बिल्कुल माफ होना चाहिए। इस देश में जब किसान के या गरीब के ऋण की बात होती है तो फिस्कल सिचुएशन समझाई जाने लगती है, लेकिन जब पूंजीपतियों का 10-12 लाख करोड़ रुपए आप माफ करते हैं एक बार में और राइट ऑफ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है।
और उसमें से आप कितना रिकवर करते हैं, और फिर कुछ चरण चुंबक आपको समझाने लगते हैं कि राइट ऑफ और माफी में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है। अगर रिकवरी रेट 8% है तो आपने सारा पैसा माफ किया है पूंजीपतियों का। किसानों का कर्जा माफी करिए, किसानों को 50% उनकी लागत पर एमएसपी दीजिए, जिसका वादा आपने चुनावी क्षेत्र में और चुनावी रैलियों के दौरान किया था। आपने जिस तरह का जीएसटी लगाया हुआ है, चाहे वो कृषि उपक्रम हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, उसको खत्म कीजिए। कृषि पर टैक्स लगाने वाली पहली सरकार जो आप बन गए, उसको समाप्त कीजिए। डीजल का जो आपने दाम बढ़ाया हुआ है, उसको कम कीजिए। मांगे तमाम है, लेकिन क्या यह सरकार सुनेगी? क्या ये प्रधानमंत्री जो कहते हैं मेरे लिए थोड़ी किसानों ने शहादत दी है, क्या इनकी आंखें खुलेंगी या धृतराष्ट्र की तरह या आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे रहेंगे? आज सवाल ये है। मुझे लगता है भाजपा के अध्यक्ष को अगर आप कुदाल और फावड़े का अंतर पूछेंगे ना, तो वो बता नहीं पाएंगे। अगर आप उनको रबी और खरीफ की क्रॉप का अंतर पूछेंगे ना, तो वो बता नहीं पाएंगे। वो धान और चावल में अंतर नहीं बता सकते हैं, वो ज्वार और बाजरे में अंतर नहीं बता सकते हैं। तो इस तरह की वाहियात बातें करना बंद कीजिए। आज किसान आपके कार्यकाल में आत्महत्या करने को मजबूर है, और किसान आत्महत्या करके अपने सुसाइड नोट में लिख रहा है, मोदी साहब आप बस अपने बारे में सोचते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, साहूकार इंतजार करने को तैयार नहीं है, मैं आपकी निष्क्रियता के चलते आत्महत्या करने को मजबूर हूं, हमें फसलों की कीमत दीजिए, ये हमारा अधिकार है। और इसके बाद एक किसान अपनी जान दे देता है, और ऐसे एक नहीं, ऐसे हर घंटे पर एक से ज्यादा किसान है। तो इस तरह की बात भाजपा के अध्यक्ष को बंद कर देनी चाहिए। मुझे लगता है ये बैकडोर एंट्री है प्राइवेट क्षेत्र के लिए। जब आप प्राइवेट क्षेत्र को अपने काले कानूनों से सामने से नहीं ले पाए, तो अब आप उनकी बैकडोर एंट्री करा रहे हैं, पीछे का दरवाजा खोलकर चोरी के तरीके से उनको अंदर लाया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जो अभी तक एफसीआई खरीद करती थी, जो खरीद अभी तक राज्य सरकारें करती थी अनाज का प्रोक्योरमेंट, अब उसको आप कह रहे हैं कि निजी हाथों से कराया जाएगा। ये कैसे संभव हो सकता है? और अगर ये बैकडोर एंट्री नहीं, तो बैकडोर एंट्री की कोई दूसरी डेफिनेशन है तो हमें जरूर बताई जाए। आपका जो सवाल है उसका एक जवाब बहुत सिंपल है कि हाँ, हमारी कुछ महीने पहले तक थी, लेकिन अब जिसकी सरकार है उसकी जवाबदेही बनती है। लेकिन आपके सवाल का अगर मैं ज्यादा व्यापक तौर पे जवाब दूं, तो उसका जवाब भी बहुत सिंपल है। किसानों के उपक्रमों पर, किसानों की खाद पर, किसानों की कीटनाशक दवाइयों पर, खेती के उपक्रमों पर, ट्रैक्टर पर 18% का जीएसटी लगाने का निर्णय तो मूलतः केंद्र सरकार का है। डीजल का दाम पर जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, वो केंद्र सरकार का निर्णय है। एमएसपी 50% की लागत के ऊपर ना दी जाए, ये निर्देश लिखित में केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए हैं, और यह भी कहा है कि अगर आप उसके ऊपर दीजिएगा तो हम आपका अनाज नहीं खरीदेंगे। यह धमकाने का काम केंद्र सरकार ने किया। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बोला है कि अगर हम 50% कॉस्ट प्लस पे एमएसपी देंगे तो मार्केट बिगड़ जाएगा। तो फिर जवाबदेही कैसे सिर्फ राज्य सरकारों की हो सकती है? मुझे लगता है जवाबदेही केंद्र सरकार की है। ठीक है, कृषि एक राज्य सब्जेक्ट है, लेकिन आपकी नीतियों के चलते आज ये हाल है कृषि क्षेत्र का। आपकी नीतियों के चलते आप 6,000 रुपए का झुंझुना बजाते हैं, लेकिन 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कृषि की लागत बढ़ गई है, कृषि करने का दाम बढ़ गया है। यह किसकी जिम्मेदारी है?
हमारा स्टैंड इस पे बड़ा सिंपल है। हमारा स्टैंड इसी मंच से नहीं, तमाम बार और तमाम तरीकों से हमने बोला है। एक साजिश है, एक षड्यंत्र है संस्थाओं को निस्तो नाबूद करने का। यह साजिश है कि संस्थाएं जो हैं वो कमजोर बनी रहें, और वो संस्थाएं जो लोकतंत्र को मजबूत करती हैं, जो लोगों की बात उठाने का अवसर देती हैं, जो विपक्ष को मौका देती हैं कि सरकार को मुद्दों पर घेरा जा सके, उन सब संस्थाओं को क्षीण किया जा रहा है, उन सब संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। जो लोग बड़ी बातें डींगे हाँकते थे, क्यों आज लोकपाल की कुर्सी खाली है? क्यों आज लोकपाल जैसी जगह पर कोई आपकी समस्या सुनने वाला नहीं है और सारे केसेस सीबीआई और सीबीसी को ट्रांसफर हो रहे हैं? अगर लोकपाल एक कारण से गठित किया गया था, बनाया गया था, तो लोकपाल में लोग होने चाहिए सुनने के लिए। यही हाल हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में देखा था। आपने बात का बतंगड़ बनाते थे, आप बड़े बड़े स्वांग रचते थे, लेकिन 18 महीने तक वहां का शीर्ष पद खाली था। तो संस्थाओं को चलाने वाले जब नहीं रहेंगे तो संस्थाएं चलेंगी कैसे? वही हाल लोकपाल का भी है। जी, अब मुझे नहीं पता कि वो मोदी जी को छोड़कर अमित शाह जी को घेरना चाह रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मोदी जी अच्छे हैं। मैं उनकी बात पर टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन हां, मैं दो बातें जरूर कहूंगी। इस सरकार में, दिल्ली में बैठे हुक्मरानों की इस सरकार में, प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकृति के बिना परिंदा नहीं फड़कता है। तो प्रधानमंत्री को जब आप क्लीन चिट देते हैं तो कहीं ना कहीं क्या आप उनको उन आरोपों से बरी करते हैं जिस पर देश आज सवाल पूछ रहा है? यह लुका छिपी का खेल अगर आप विपक्ष में हैं तो नहीं खेला जा सकता है। और इस बारे में हमारी रणनीति और मेरे नेता की नीति बिल्कुल साफ है। हम हर मुद्दे पर, जो जनता के मुद्दे हैं, उस पर हम सरकार को घेरेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारे खिलाफ ईडी भेजिए, हमारे खिलाफ सीबीआई भेजिए, आप झूठे प्रचार करिए, आप अपनी ट्रोल आर्मी छोड़ दीजिए, मुद्दों पर तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो उनकी जवाबदेही तय करना हमारा काम है। मुझे लगता है यह हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी निडर, निर्भीक और अडिग रहकर यह काम करते हैं। हम बाकी विपक्ष की तरह लुका छिपी, अभी थोड़ा कह दो फिर पीछे हट जाओ, अभी इनके पक्ष में वोट करवा दो फिर पीछे, ये लुका छिपी का खेल देखिए अब राजनीति में नहीं खेला जा सकता है। लुका छिपी का अगर आप खेल खेल रहे हैं तो कहीं आपकी नीति और नियत पर भी और उसकी खोट पर भी जरूर सवाल उठ जाएंगे। मैंने इस प्रस्ताव के बारे में आज सुबह पढ़ा और थोड़ा सुना। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो ये तय हो कि ये जो ओपेक इलेक्टोरल बॉन्ड के चलते सत्ता का नंगा नाच हो रहा है, ये जो ओपेक, बिल्कुल पारदर्शिता को ताक पे रखकर ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के चलते 90%, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड लॉन्च हुए हैं 90% इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा के पास जा रहे हैं और 10% में समूचा विपक्ष है, उसके बारे में भी चर्चा हो जाए ना। कहां से आते हैं इतने पैसे खरीद फरोख्त के, उसके बारे में भी चर्चा हो जाए। चुनी हुई सरकारों को गिराया कैसे जाता है, उसके बारे में भी आज हर संस्था को और स्पेशली चुनाव आयोग जैसी संस्था को चर्चा करने की जरूरत है। यह तकनीकी मामला है और मुझे लगता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और जो लोग इन चीजों को देखते हैं वो ज्यादा बेहतर इसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन क्योंकि बात चंदे की हो रही है तो यह भी जानना जरूरी है कि किसको कितना चंदा कौन दे रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड किसको मिल रहा है और कौन दे रहा है। इसकी जानकारी सिर्फ सरकारी बैंकों को है जो सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा क्यों है कि 90% इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को जा रहे हैं और 10% में समूचा विपक्ष है? और क्या यह नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है?
क्या ये नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कि 8 साल सत्ता में हर जिले में बीजेपी का करोड़ों का मुख्यालय बन गया है? तो ये सारे सवाल भी मुझे लगता है चुनाव आयोग को सोचने चाहिए और उठाने चाहिए। ये तो खैर उनको तब सोचना चाहिए था जब उन्होंने गलबैया करके उनके साथ सरकार बनाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि उससे बड़ा मुद्दा आज ये है कि जब ये बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो इनको रोजगार कैसे मिलेगा। आज बड़ा मुद्दा ये है कि जब ये बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो इनके आगे की पढ़ाई का क्या होगा। 400% तो यूनिवर्सिटीज की फीस बढ़ाई जा रही है, ये बच्चे आगे कैसे पढ़ेंगे। बेमानी बातों मुद्दा नहीं आज देश में। आज देश में मुद्दा यह है कि एक सोच, एक विचार नहीं थोपा जा सकता है। युवाओं को बेरोजगार रखने का षड्यंत्र, लोगों की महंगाई से कमर तोड़ने की जो प्रक्रिया है उस पर चर्चा करनी चाहिए, उस पर बात उठनी चाहिए। Have you heard the word desperados? Desperate, petty. I pity these piteous, desperate beings. That's what the BJP has reduced itself to. You are a part of the government. You are the ruling party of this country. To say the kind of things that you say in press conferences, on television channels, and through your official handles on social media, I pity your petty little minds. And I say this with utmost honesty and responsibility that I bring to this platform. On your question about what Rahul ji said, I think he's making a very important point. I think he's emphatically stated that in a country which is divided by hatred, unemployment will not end. In a country divided by hatred, you will not be able to bring down prices. In a country divided by hatred, you will not be able to bridge the difference between the rich and the poor. And I think those are the issues. And because the BJP doesn't want to face the issues of the day, they want to run away and use the kind of language and the kind of things that they do. भारत के असल तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपने युवाओं के हौसले तोड़े हैं, आपने लोगों के सपनों को तोड़ने का काम किया है, आपने इस देश के ताने बाने को तोड़ने का काम किया है, आपने लोकतंत्र पर प्रहार करने का काम किया है और उसी को जोड़ने का काम भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। मेरा तो अपना मानना है कि भाजपा के हर नेता को अगर हिंदुस्तान समझना है और इस देश को समझना है तो आइए जुड़िए हमारे साथ। एक दिन चलिए 9999980200 मिस्ड कॉल दीजिए भाजपा के नेताओं और आइए हमारे साथ जुड़िए। भारत जोड़ो यात्रा.in पर रजिस्टर करिए, हम आपको यात्रा का पास देंगे। आइए हमारे साथ जुड़िए, आपके अंदर की नफरत थोड़ी खत्म होगी, आप इस देश के वास्तविक मूल्यों को, इस देश की आत्मा को समझ पाएंगे। आई थिंक हाँ भारतीय जनता पार्टी से मेरे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जरूर एक सवाल पूछिएगा कि उनके यहां अंतिम अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ था या पहला अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ था। मैं तो कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूं कि अध्यक्ष नड्डा जी हैं या अभी भी रबर स्टैंप बने हुए अमित शाह जी चला रहे हैं सारा पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है इस पर बोलने का। मुझे ऐसा लगता है कि देश की राजनीति में कांग्रेस एक अकेला दल है जो चुनाव प्रक्रिया करता है और एक दो नहीं 9000 पीसीसी डेलीगेट जो हैं वो इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और पीसीसी डेलीगेट बनना भी आसान नहीं, मैं भी एक पीसीसी डेलीगेट हूं। आप पहले जाके बूथ पे सदस्य बनाते हैं, वो बूथ कमेटी चयन करती है, फिर वो ब्लॉक कमेटी को भेजती है, ब्लॉक कमेटी चयन करती है, फिर पीसीसी डेलीगेट आप बनते हैं। तो जब 9000 लोग इस चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं तो ये उनके ऊपर है। अगर वो यूनानिमस चाहते हैं, अगर वो अधिकृत करना चाहते हैं किसी को, तो ये हमारे ऊपर है। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इतनी पारदर्शिता से दूसरा कोई राजनीतिक दल चुनाव कराता नहीं है।
और अगर हमारे राज्यों को, मैं खुद एक कांग्रेस की वर्कर हूं, मुझे लगता है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं और उनको अध्यक्ष जरूर बनना चाहिए। और अगर कोई पारदर्शिता से ऐसा करना चाहता है और अधिकृत करना चाहता है कांग्रेस अध्यक्ष को, तो इसमें किसी और को क्या आपत्ति हो सकती है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात बोलती हूं, ना टेलीविजन स्टूडियो के चरणों चुंबक और ना भारतीय जनता पार्टी के नेता डिसाइड करेंगे कि हमारा अध्यक्ष कौन होगा। वो काम कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे डेलीगेट्स करेंगे। जी हाँ, वो मैंने उसका जवाब दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।